कार्ड और फिर वो पिता को भेज देंगे तो डाल। श्योर श्योर श्योर। तो हम बात कर रहे हैं ब्लैडर कैंसर की, क्योंकि ये वो एक कैंसर है जिसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है और वो बात करना जरूरी है। बिकॉज कई बार ऐसी जो बीमारियां होती हैं, हमको लगता है, हम सबको लगता है कि कैंसर जो है हमारे लिए नहीं, किसी और के सर लिए सर है। से बात हुई सर, सर अनुज से ज्वाइन कर ले बस एक मिनट। ओके। और हमको लगता है कि ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं, लेकिन जब तक हमारे दरवाजे पे, हमारे घर में या हमारे आसपास किसी को जब तक ये दस्तक नहीं देता, तब तक हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है, वो भी एक लाजमी है, क्योंकि हम सारी चीज़ों से डर के तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस जो होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितने लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, हम सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं ब्लैडर कैंसर से बहुत भली भांति या बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं। हमारी मीटिंग्स जो है, इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोशिश तो करते ही हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो हमारे छोटे मोटे या कॉमन परेशानियों के सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन हमारा एक दायित्व तो है, वो दायित्व ये है कि हम ब्लैडर कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। और जिन लोगों को ब्लैडर कैंसर डिटेक्ट हुआ है उनको जल्दी से जल्दी सपोर्ट ग्रुप में लेकर आएं, और स्क्रीनिंग के लिए या अवेयरनेस के लिए हम थोड़ा भी जो भी अपने लेवल पे काम हो सकता है वो काम करें। क्योंकि कभी अगर किसी को जैसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं, ब्लड में यूरिन आना या जो भी सिम्टम्स हमें डॉक्टर बताते हैं, तो वो लोग उस समय पे इसको सीरियसली लें। मतलब ऐसे हल्के में ना ले कि चलो ठीक है भाई, कुछ हो गया होगा, उसके बाद 6 महीने के बाद, एक साल के बाद ये गंभीर बीमारी बन के आ रही है। हमारे साथ डॉक्टर अनुज हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। नमस्कार सभी सुनने वालों को, और नमस्कार विवेक जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं ब्लैडर कैंसर की, और हर मीटिंग में हर महीने हम बात करते हैं, हम लोगों के सवाल भी लेते हैं, कॉमन परेशानियों के बारे में जानते हैं। हम ट्रीटमेंट के बारे में नई नई चीज़ें आपसे सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, सो दैट जो लोग बहुत उन जिनको एक्सेस नहीं है या जिनको एक्सेस है भी, तो वो अपने डाउट जो है हमारे साथ क्लैरिफाई कर सकें। आज हमें कुछ एक चीज़ें आपसे जाननी है, वो ये है कि क्या ब्लैडर कैंसर कंप्लीटली क्यूरेबल है, और अगर क्यूरेबल है तो किन अवस्था में हमको आना चाहिए ये। देखिए, किसी भी कैंसर का दो अवस्थाएं होती हैं। अगर हम मोटा मोटा देखिए, एक होता है कि जिनमें कैंसर का इलाज हम करके उनको खत्म कर सकते हैं, और जिनको कि खत्म नहीं किया जाता, जिनको कि हम एडवांस डिजीज कहते हैं कई बार, और उस कंडीशन में जो ट्रीटमेंट होता है वो काफी लंबे समय तक चलता है। और उस इलाज में इस तरीके की इलाज मोस्टली जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जैसे हमारे विभाग में मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अंडर में होता है, जिसमें कि अलग अलग बीमारी में, जैसे अगर हम ब्लैडर कैंसर की बात करें तो उसमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और कुछ कुछ टारगेट थेरेपीज का भी रोल भी आ गया है। तो ये तो एक पार्ट हुआ जब हमें पता है कि बीमारी खत्म नहीं होगी, इसमें इलाज का भी कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि बीमारी को हम कंट्रोल करके रखें। बीमारी तभी तक कंट्रोल रहती है अमूमन जब तक इलाज करते हैं। कई बार हम लोग ड्रग फ्री हॉलीडे भी देते हैं मरीजों को, कि लगता है कि नहीं बीमारी काफी कंट्रोल हो गई या बीमारी का नेचर स्लो ग्रोइंग है। ऐसे कंडीशन में हम लोग ड्रग फ्री हॉलीडे भी देते हैं, बट वो बहुत स्पेसिफिक केसेस में होता है। अमूमन ऐसे मरीजों का इलाज लंबा चलता है। दूसरा कंडीशन होता है कि जो एडवांस नहीं है, उसको हम कहते हैं क्योरेबल बीमारी। क्योरेबल बीमारी भी अगर मोटा मोटा देखें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है अर्ली स्टेज और एक होता है लोकली एडवांस स्टेज। अर्ली स्टेज जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे स्टेज 1 और 2, इसको ज्यादातर कई केसेस में हम लोग अर्ली स्टेज कहते हैं। स्टेज 3 हो जाता है तो उसको हम लोग लोकली एडवांस मोटे तरीके से कह सकते हैं। तो अगर अर्ली डिजीज होती है तो उसमें यूजली एक तरीके का इलाज या दो तरीके के इलाज से कैंसर ठीक हो जाता है। जब लोकली एडवांस आता है तो कई बार दो तरीके के इलाज तो देना ही देना है, कई बार तीन तरीके तीनों मोडेलिटी, यानी कि सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी पार्ट भी इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही मतलब लेमैन टाइप का जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया, बहुत ही मतलब ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो ये हर जगह अप्लाई नहीं हो पाएगा। लेकिन एक जनरल पब्लिक में समझ बनाने के लिए हम ये जान सकते हैं कि कैंसर एक होता है सही होने वाला, एक होता है नहीं सही होने वाला। जो सही होने वाला होता है उसमें भी एक होता है अर्ली डिजीज, होता है लोकली एडवांस डिजीज। अर्ली डिजीज में हम एक तरीके के इलाज से यूजुअली हम लोग सही कर देते हैं। जो लोकली एडवांस डिजीज होता है उसमें हम लोग 2 या 3 तरीके का इलाज करते हैं, और इलाज कई बार वो 6-8 महीने का चलता है। अर्ली में होता है कई बार सर्जरी कर दिया खत्म हो गया, रेडिएशन दे दिया खत्म हो गया, इस तरीके के इलाज होते हैं।
जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बड़ी मतलब साधारण शब्दों में आपने बताया है कि मतलब कैसे जो है किस किस तरह के ब्लैडर कैंसर हमारे पास आते हैं। डॉक्टर साहब, सर्जरी जो है, आई एम श्योर कि जैसे आपने बताया कि एडवांस एक डिसीज हो जाती है कि बढ़ गई है, अब उसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको मैनेज कर सकते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि कभी कैंसर जो है आपके पास अगर आते हैं, आई एम श्योर आते ही हैं काफ़ी सारे, कुछ ऐसे भी क्या प्रतिशत ऑफ केसेस ऐसे होते होंगे जिसमें सर्जरी के बाद आपने प्रोफिलेक्टिक कीमोथेरेपी दिया और वो पेशेंट ठीक हो गया? देखिए, हमारे इंडिया की बात करें या फिर हम अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो काफी थोड़ा डिफरेंस हमें मिलता है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं लिटरेचर उसमें हम लोग डेटा पढ़ते हैं वो ज्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड का रहता है। इंडिया में क्या होता है कि थोड़ा सा जागरूकता लोगों की कम है। हेल्थ फैसिलिटीज के में पहुंचने का उनका सामर्थ्य थोड़ा कम होता है, क्योंकि जो भी अच्छे हॉस्पिटल्स या डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं वो बड़े शहरों में हैं। और तीसरी चीज की थोड़ा सा प्रायोरिटी भी लोगों की अभी हेल्थ कम है। आज से 30-40 साल पहले लोगों की प्रायोरिटी थी खाना, फिर बेसिक प्रायोरिटी हुई पढ़ाई, अभी उसके बाद हो गया है कि अब थोड़ा सा अच्छा घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, अभी ये प्रायोरिटी लोगों की में भी हेल्थ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जब हम्म। आम सोसाइटी मतलब हम जो 70-80% लोगों की बात करते हैं वो हेल्थ पे भी ध्यान देने लगेंगे। तो हेल्थ प्रायोरिटी इस समय नहीं रहती लोगों की, इसीलिए लोग अमूमन लोकल डॉक्टर से या ओवर द काउंटर सीधे फार्मेसी जाके दवा ले लेते हैं, या फिर कई बार डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप जांच कराइए, लेकिन उनको लगता है नहीं डॉक्टर साहब एक बार दवा दे के देख लीजिए, फिर वो दवा लेते हैं, फिर डॉक्टर बदलते हैं, तो इस कई कारण से बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो हमारे सेटअप में जो प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट जो एडवांस या लोकली एडवांस या एडवांस स्टेज में आते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो हम अगर मोटा मोटी अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो अर्ली स्टेज वाले बहुत कम आते हैं, मुश्किल से वो 20% आते हैं। बाकी 80% में हमारे पास लोकली एडवांस या एडवांस यानी फोर्थ स्टेज वाले मरीज आते ओके डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को जो है स्टोमा या यूरिनरी बैग जो है बाहर से लगाते हैं, तो ऐसे ये किन कंडीशंस में लगाते हैं? जैसे मतलब पूरा ब्लैडर उनका निकाल दिया जाता है या ब्लैडर रहता है उसके साथ में लगाते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि कई बार सर्जन सर्जरी कर देते हैं और वो बताते भी हैं, लेकिन जितना डिटेल काउंसलिंग होनी चाहिए वो शायद उस समय नहीं संभव हो पाती है, या फिर किसी एक आदमी को बताते हैं जो घर का कोई समझदार लगता है, बाकी लोग नहीं समझ पाते हैं कि बाकी लोग की क्या हुआ हमारे साथ, और वो हम्म। कन्वे भी नहीं कर पाते। उन्होंने कुछ समझ लिया और वो या तो रिटेन नहीं कर पाते या कई बार समझ भी नहीं पाते हैं। हकीकत यही है कि डॉक्टर ने उनको बताया, कई टेक्निकल टर्म्स होते हैं और लेमैन के लिए एक बार में अगर आप चीजें बता देंगे तो एक एक सीटिंग में बैठा के तो नहीं समझ पाते। और उसके बाद डर अलग रहता है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाते कि अच्छा डॉक्टर साहब दोबारा बता दीजिए, या फिर अच्छा ये क्या होता है, ये नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन, तो इसीलिए आपने ये सवाल उठाया, बहुत ही अच्छा सवाल उठाया इस प्लेटफॉर्म पे, कि जिससे कि इस चीजों को सब स्पष्ट हो जाए। देखिए सर्जरी जो करते हैं तो इसमें पहला स्टेप जो होता है वो होता है स्टेजिंग का ना। तो पहले से एक आप देखा होगा कि एक सिस्टोस्कोपी करते हैं, जिसमें कि पेशाब की नली के द्वारा एक दूरबीन डाल के ब्लैडर को देखते हैं। तो ब्लैडर को जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं डिजीज कहाँ पर लोकलाइज्ड है, डिजीज लोकल, क्योंकि वो उसमें हम देख लेते हैं एक्सटेंट कितना है। और दूसरी चीज एक होती है कार्सिनोमा इन सीटू, जिसको कहते हैं कि मतलब बीमारी का शुरुआत हो सकता है उस जगह से, उसको देख के लग जाता है, ठीक, उसको इन हम्म। सीटू कहते हैं, यानी कि कुछ कुछ मतलब एकदम प्रारंभिक अवस्था है, मतलब स्टेज 1 भी नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रारंभ स्टेज 1 के भी पहले की अवस्था है, यानी प्री मेलिग्नेंट कंडीशन होती है एक तरीके से समझ लीजिए। तो उस कंडीशन में अगर होती है बीमारी तो फिर ब्लैडर को पूरा ही निकाला जाता है। अगर बीमारी किसी एक जगह, हाँ, अगर बीमारी किसी एक जगह पर्टिकुलर रहती है तो कोशिश की जाती है कि उतना ही ब्लैडर निकाल के बाकी ब्लैडर को जोड़ दिया जाए। तो इस कंडीशन में दो तीन चीज ऑपरेशन जो होता है दो तरीके का होता है। एक तो होता है कि ब्लैडर को ऑपरेशन करके रिकंस्ट्रक्शन कर दें, या फिर पूरा ब्लैडर निकाल के कोई पेशाब का अलग तरीके से निकाल शरीर के बाहर निकालने का उसका रास्ता दिया जाए। तो जैसे पता है कि पेशाब की थैली का काम क्या होता है कि जो किडनी से जो पेशाब है वो लगातार बनता रहता है, मतलब हर सेकंड वो ड्रिप ड्रिप करके वो गिरता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किडनी बना देता है फिर वो भेजता है ब्लैडर में, तो ड्रिप 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 करके वो लगातार आता रहता है और वो जाके ब्लैडर में इकट्ठा होता है। तो ब्लैडर का काम क्या है, जो पेशाब आ रहा है किडनी के द्वारा उसको पेशाब को इकट्ठा रखे, और जब उचित जगह पे आदमी हो, उचित माहौल में हो, जब तो उस कंडीशन में वो फिर अपना ब्लैडर खाली करके
उसको खाली कर दे और फिर से दोबारा पेशाब भरने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो अमूमन क्या होता है, जो ब्लैडर की कैपेसिटी होती है वो नॉर्मल इंसान की लगभग 250 300 ml रहती है, मैक्सिमम वो 4 साढ़े 400 ml तक जा सकती है। जब वो एकदम, जिसको कहते हैं ना एकदम ब्लैडर फुल हो गया था, कि लोग हम्म, कहते हैं कि अब ब्लैडर फटने वाला जैसे जी ऐसा महसूस होता है कि जी। अब होल्ड करने लगने, तो 4 साढ़े 400 ml इनकी कैपेसिटी होती है। तो ब्लैडर का जब ऑपरेशन करते हैं तो मतलब काफी ब्लैडर काफी स्ट्रेचेबल है। अगर वो सिकुड़ जाए तो बहुत ही छोटा हो जाता है, और फैलता है तो जैसे गुब्बारे की तरह फैल के काफी बड़ा। तो इसीलिए जो रिजर्वायर का काम करता है, लेकिन अगर मान लीजिए अब इस रिजर्वायर को खोल दे तो हमारे शरीर में और कोई ऐसा अभी तक अंग या कुछ ऐसी सर्जरी नहीं है कि हम उसको रिप्लेस कर दे पूरी तरीके से। ब्लैडर एक नियो ब्लैडर बनाने का कॉन्सेप्ट है। नियो ब्लैडर में क्या करते हैं कि आंत का कुछ हिस्सा लेके हम्म हम उसमें उस तरीके से बना देते हैं कि उसमें फिर वो इकट्ठा होता है पेशाब, और वो फिर वो बाहर आता है। एक ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें फिर इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम कोई चीज अलग से बना रहे हैं। दूसरा एक होता है जिसको कहते हैं रिजर्वायर बनाना, एक होता है कंडीट कंडुइट बनाना। कंडुइट में क्या होता है कि उसमें जो उसमें भी जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका हम एक फनल जैसे कीप टाइप का बना के उसको हम बाहर की तरफ निकालते हैं फिर किडनी से, और वो डायरेक्ट बाहर ड्रेन होता है और शरीर के बाहर होता है। और कई बार क्या होता है, जिसको हम कहते हैं यूरोस्टमी कर देते हैं, और उसको हम पेशाब के रास्ते को बाहर निकाल देते हैं, जिसमें बैग लग रहता है। तो इस तरीके से 3 4 विधियां हैं जिसमें सर्जन ऑपरेट करके पेशाब को डाइवर्ट करता है। अगर पूरा ब्लैडर निकालना पड़ रहा है, अगर छोटा ब्लैडर निकालना पड़ रहा है, तो कई बार उसी में बहुत, जब छोटा ऑपरेशन होता है उसी में ब्लैडर रिकंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ब्लैडर मतलब ये जो पेशाब की थैली जो है ये बाहर लगा दी गई, तो ऐसा अर्ज नहीं होता है कि हमको यूरिनेट करना है, ये चीज़ इरिटेट नहीं करती है? नहीं नहीं, पेशाब की थैली बाहर नहीं लगाते हैं वो। जैसे आपने स्टोमा, अगर आपने कभी जी। हाँ सर्वा मतलब आप लोगों ने अगर जैसे कोलन कैंसर के पेशेंट को देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, जैसे आंत बहुत बड़ी होती है तो उसमें मल पूरी आंत में पाइप में इकट्ठा रहता है, लेकिन हम्म पेशाब में क्या होता है वो थैली में रहता है। लेकिन जब हम लोग किसी का आंत का ऑपरेशन करके लेटरिन का रास्ता बाहर निकालते हैं, तो उसमें एक बैग लगा देते हैं। हम्म। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट बैग रहता है और जो स्किन से एकदम चिपका रहता है उसका। तो उस बैग में मल इकट्ठा रहता है, होता रहता है। इसी तरीके से पेशाब का भी जब हम बाहर निकालते हैं तो एक बैग बाहर लगा देते हैं, जिसको स्टोमा बैग टाइप का कहते हैं, स्टोमा बैग कहते हैं। उसमें पेशाब इकट्ठा रहता है। और जब वो एक अवस्था के ऊपर बढ़ जाता है, जितनी किसकी कैपेसिटी होती है, तो उसके बाद उसको खाली करने का ट्रेनिंग दी जाती है। अमूमन कहा जाता है कि जब 1/3 या 40% तक भरे तभी खाली कर दें। और उसमें भी वही चीज है कि पेशाब जब बनता है तो लगातार उसमें आता रहता है। जब वो 1/3 या 40% 50% तक भर जाता है तो उसको खाली कर दें, जिससे कि वो फिर मतलब जैसे कि डिटैच ना हो, या फिर इन्फेक्शन का रिस्क ना हो, या फिर फटने का रिस्क कम हो जाए इस सब कारण से। तो ये कब तक लगा रहता है डॉक्टर साहब? देखिए ज्यादातर इसमें अगर पूरा पूरा ब्लैडर निकाल दिया गया तब तो ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन हो जाती है। तो इसीलिए इसीलिए पेशेंट के लिए चीज बहुत चैलेंजिंग होता है एक्सेप्ट करना। इसीलिए कई बार पेशेंट्स को जब बताया जाता है कि ऐसा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कई बार पेशेंट चले जाते हैं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के पास के लिए। उनको लगता है कि ये तो लाइफ लॉन्ग हमारा पेशाब का रास्ता बदल दिया जाएगा, तो काफी एम्बैरेसिंग होता है। काफी लाइफ स्टाइल खराब हो जाता है लोगों का। मान लीजिए कहीं कोई जॉब कर रहा है, किसी की किसी को ऑफिस में बैठना है, किसी को मीटिंग अटेंड करना है, तो किसी का मान लीजिए खाना बनाने का काम करना है, तो फिर इन सब उनके जो ऑक्यूपेशनल उसमें वर्कअप में ये सब चीजें बहुत हैम्पर करती हैं। तो तो इसी चीज के लिए फिर कई बार पेशेंट भाग जाते हैं, और जब वो लौट के आते हैं तब वो पता चलता है कि वो अब ऑपरेशन करने लायक नहीं रह गए। तो और लेकिन ये है कि इसमें मरीज को अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि एक ब्लैडर कंजर्वेशन कंजर्वेटिंग अप्रोच होती है, एक ब्लैडर नॉन कंजर मतलब ब्लैडर को सेक्रीफाइस करने होती है। तो जैसे कीमो और रेडिएशन करके भी कई बार अ, उस बीमारी को ट्रीट कर दिया जाता है, अगर मरीज एकदम ही है कि हमें ऑपरेशन नहीं कराना, या कई कंडीशन होती है जहाँ ऑपरेशन लगता है कि ऑपरेशन ज्यादा कठिन हो जाएगा। उस कंडीशन में इस तरीके से भी इस कीमो या रेडिएशन करके भी इलाज किया जाता है। लेकिन वो चीज एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का पार्ट होता है, उसमें सर्जन और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपना डिसीजन लेते हैं, और पेशेंट का प्रेफरेंस देख के पेशेंट की को सब साइड इफेक्ट्स और उसका जो भी बेनिफिट है वो एक्सप्लेन करने के बाद ये डिसीजन लिया जाता है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक मिथ है जो बड़ा कॉमन है, या आई आई डोंट नो उसको मिथ कहना भी चाहिए कि नहीं। क्योंकि देखिए पेशेंट्स के केयर गिवर्स के कंसर्न्स होते हैं, और कई बार वो काफ़ी जेन्युइन होते हैं। तो एक ऐसा ही सवाल हमारे पास अक्सर आता है कि रेडिएशन थेरेपी जो है वो कितना कारगर होता है ब्लैडर कैंसर में,
और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो एक बीम जो होती है वो बड़ी हाई इंटेंसिटी में दी जाती है, तो क्या उसके आसपास के ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करती है या ठीक कर पाती है कि नहीं कर पाती है? तो रेडिएशन वर्सेस कीमोथेरेपी के बारे में क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, इसमें रेडिएशन वर्सेस कीमोथेरेपी का ऑप्शन नहीं है, इसमें रेडिएशन वर्सेस सर्जरी का ऑप्शन है। अच्छा। ठीक है, हाँ, तो अगर या तो सर्जरी होगी या तो रेडिएशन के द्वारा कीमो के साथ, मतलब रेडिएशन कीमो का साथ, या फिर वर्सेस सर्जरी, ये ऑप्शंस रहते हैं। तो इसमें मरीज को ये ऑप्शन नहीं मिलता कि आप रेडिएशन या कीमो में से आपको चूज करना है। तो हम्म। जाहिर सी बात है, सर्जरी का जो साइड इफेक्ट है वो हम लोगों ने डिस्कस किया ही है कि क्या क्या हो सकती है, लेकिन जो रेडिएशन का है वो जाहिर सी बात है कि पहले रेडिएशन में की टेक्निक अलग हुआ करती थी। अभी जो हमारे पास हाईली जो डिफाइंड टेक्निक्स आ गई, मोर प्रिसाइज टेक्निक्स आ गई, जिसमें कि हम ऑर्गन होता है उसी को हम लोग हिट करते हैं। तो अब जो है रेडिएशन के साइड इफेक्ट बहुत कम हो गए, लेकिन चूंकि 100% तो नहीं कर सकते, तो इस कारण से थोड़े बहुत जो स्पिल ओवर होता है या फिर रेडिएशन जाते हैं उसके कारण थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आते हैं, जिसमें कि कोलाइटिस हो सकता है, पेशाब में खुद से हिमेचूरिया हो सकता है, पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन चेंजेस आ सकते हैं। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन यह है कि मरीज को कीमो और रेडिएशन में से नहीं चुनना है, उनको सर्जरी या रेडिएशन में से रेडिएशन में से चुनना पड़ चुनना सकता है। है, अगर अगर उस स्टेज पे उनका बीमारी हो तो। ओके ओके। डॉक्टर साहब, आई एम श्योर आप तो काफ़ी सारे पेशेंट्स को डील करते हैं डेली बेसिस पे। कई बार जो है ऐसे कॉमन चैलेंजेस क्या आते हैं और उनके क्या सुझाव होते हैं जो पेशेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, इसके लिए हम ये सपोर्ट ग्रुप करते हैं कि जो कॉमन कॉमन चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे सीख लें, सो दैट जब हम अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइम पे, तो उनसे वो सवाल पूछें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे सवाल होते हैं जो मरीज को के मन में रहते हैं, और कई कई बार सवाल उनको दिमाग में भी नहीं आता कि ये शायद हमको पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। कई बार उनको लगता है कि ये सवाल है, लेकिन हिचक, क्योंकि ब्लैडर क्या हुआ हमारे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो उनके जेनाइटल के थ्रू ही जाता है। तो एक तरीके से अगर ब्लैडर इफेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर उनका सेक्सुअल पार्ट है वो भी इफेक्ट होता है। तो हम्म। ये सब कुछ चीजें होती हैं जो मरीज नहीं पूछ पाता है। ये उसको लगता है कि कि उसकी प्रायोरिटी, उसको लगता है कि प्रायोरिटी तो हमारी जिंदगी है। तो वो उसको लगता है कि सेक्सुअल लाइफ वगैरह के बारे में, ये जाहिर सी बात है कि अगर किसी को स्टोमा बैग लगा है या किसी को कोलोस्टोमी लगी है तो डेफिनेटली थोड़ा सा सेक्सुअल जो आपके भी लाइफ पार्टनर है उनमें थोड़ा एवर्जन आ जाता है। अगर किसी को हर्निया हो रही है या किसी का यूरिन लीक हो रहा है या किसी को या कुछ और लैट्रिन के रास्ते से या पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन या कुछ है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा सेक्सुअल लाइफ हैम्पर्ड रहती है। लेकिन कई बार डिस्कस नहीं कर पाते हैं लोग और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज का सोल्यूशन दे पाए, हो सकता है आपकी समस्या हो और उसका सोल्यूशन हमारे पास ना हो। लेकिन क्या होता है, डिस्कशन करने से एक कुछ जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है उसका ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का कई बार क्या होता है, ट्रीटमेंट जो होता है वो बातें ही होती हैं कई बार, जिसको हम लोग बिहेवियरल जी। थेरेपी कहते हैं। इसके अलावा कई बार इन सब चीजों के कारण पेशेंट्स को एंजाइटी डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, आदमी के अंदर झुंझलाहट आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो उसको कैसे उससे उसको डील करे। तो कई बार कुछ दवाएं भी होती हैं जिनको देने से या से इन सब चीजों में थोड़ा सा कंट्रोल आता है। तीसरी चीज जो हमारा माइंडफुलनेस जिसको कहते हैं, जिसको कि हम योगा करके, मेडिटेशन करके इन सब चीजों को पे थोड़ा सा अपने मनोबल को बढ़ा के सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है जो लोग यूजुअली पता नहीं रहता डिस्कस करना भी चाहिए कि नहीं, और अगर उनके मन में भी रहता है तो झिझक बहुत रहती है। तो एक ये सेक्सुअल एस्पेक्ट जो है उनके, क्योंकि जेनाइटल से रिलेटेड है बोथ फीमेल एंड मेल, तो ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट, ये चीजें कंसर्न रहता है। उसके अलावा अब पेशाब की नली अगर किसी को बैग लगा है तो बैग कैसे चेंज करना है, कितनी देर पे चेंज करना है, बैग को कैसे लगाना है, कब चेंज करने मतलब कब परमानेंट चेंज करके रिप्लेस करना है बैग को, ये सब चीजें होती हैं जो कि धीरे धीरे लोगों को आती है। अगर पेशेंट जागरूक है, कई बार पेशेंट उसको लगता है तो हमारा काम ही नहीं है, ये तो बहुत टेक्निकल काम है तो हमको आना ही पड़ेगा। लेकिन जो कुछ समझदार मरीज होते हैं वो खुद एक दो बार देख के या इंटरेस्ट से अगर देखते हैं तो सीख जाते हैं, तो उनका जो क्या हॉस्पिटल विजिट बच जाता है।
छोटे काम के लिए मतलब अपना बैग ले गया अपना खुद से, जब उसको उसको लगा कि उसका लाइफ स्पैन बैग का अब खत्म हो गया, वहीं से चेंज करने का, तो खुद से चेंज कर लेते हैं। बाकी खाली करने का चीज तो सिंपल ही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर समय पे खाली नहीं कर रहे हैं या फिर उसके कारण स्किन में इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, तो पेशेंट कई बार को समझ में नहीं आता और वो बताता नहीं है, क्योंकि हर बार डॉक्टर खोल के देखे पेट जहाँ जहाँ भी स्टोम लगा, ये संभव नहीं है। ठीक है। तो अब मरीज नहीं बताएगा तो पता नहीं चल पाता, कई बार इन्फेक्शन बढ़ जाता है, स्किन का कोई एलर्जी होने लगती है या फिर कोई एक्सकोरिएशन होने लगता है, तब वो चीज आती है। तीसरी चीज होती है लीक की संभावना, कि मरीज बदल ही नहीं पा रहा सही से, उसको लगता है कि बैग ही गड़बड़ है या फिर हमारी टेक्निक गड़बड़ है, या पता नहीं स्टोमा ही गड़बड़ बना दिया है डॉक्टर ने, या फिर कुछ उसके एबनॉर्मेलिटी है, तो वो सब लीक वाली कंडीशन होती है, जिसमें कई बार लीक होने के कारण फिर वही चीज उसको इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन में चेंजेस हो सकते हैं। फिर अगर लीक हो रहा है तो फाउल स्मेल, आप जहाँ मतलब आपने कभी भी देखे होंगे, मतलब कहीं पे यूरिन अगर आप एक दो बार भी पास किया हो, साफ ना किया हो, तो पूरा स्मेल, पूरा रूम या जगह स्मेल करने लगती है। तो ऐसे ही अगर यूरिन लीक कर रही है लगातार और उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो ऐसा लगता है कि पूरे इंसान के शरीर से यूरिन की स्मेल आने लगती है, और कुछ दिन बाद वो पेशेंट को तो कुछ दिन बाद उसका हैबिचुअल हो जाता है, पता नहीं चलता, लेकिन फिर क्या होता है, लोग उससे दूर बढ़ने लगते हैं, फिर हम्म। सोशल डिस्टेंसिंग होने लगती है, फिर आदमी आइसोलेट हो जाता है, वो अपने दोस्तों के साथ, अपने जिनके भी अगल बगल पड़ोसी के साथ रहता था, वो सब उनसे दूर लगने लगते हैं, और कोई कहता नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है इसलिए हम आपसे दूर जा रहे हैं, लेकिन जी। क्योंकि मुंह पे लगता है कि ये तो मतलब इसके मुंह पे हम क्या ही चीज बोले, जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप अंधे को अंधा भी बोलना तो गुनाह है, और आजकल जब से ये मानव आयोग वगैरह आ गया तब तो और भी लोग नहीं थे, इसी तरीके से आदमी अगर किसी के आ रहा है शरीर तो वो भी नहीं बताते, बस अपना दूरी कर लेते हैं, जिससे कि अंतोगत्वा जो नुकसान होता है वो पेशेंट को ही होता है, कि उसका सोशल सपोर्ट, उसका उसका ग्रुप, उसका क्लोज ग्रुप उससे दूर होने लगता है, फिर वो आइसोलेट होकर और डिप्रेशन चले जाता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। इसके अलावा कई बार ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसमें हर्निया वगैरह का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, उसके लिए उसको उसको पता नहीं रहता है कि क्या हर्निया रिपेयर होने लायक है कि नहीं, क्या हमें हर्निया अब रिपेयर कराना है तो कब कराना है, कि हमें कीमो के बाद कराना है, कि ट्रीटमेंट कराने के बाद कराना है, कि 2 साल बाद कराना है। और कई बार उसको डेट दिया जाता है कि ठीक है, आप जब आपका पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा तो आप आ जाएगा हर्निया रिपेयर के लिए, लेकिन पेशेंट को फिर प्रायोरिटी बदल जाती है। तो ये सब चीजें हैं जो लाइफ स्टाइल को धीरे उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, और ओवरऑल छोटी चीजें मिलकर ना मरीज को मतलब काफी इकट्ठा होकर काफी प्रॉब्लम बना देती हैं। मतलब आप इंडिविजुअल एक चीज देखोगे तो आपको लगेगा ठीक है, हर्निया बहुत से लोगों को रहता है, हम्म। उसके साथ रहते हैं, लेकिन किसी को हर्निया भी है, यूरिन भी लीक हो रहा है, स्मेल भी आ रही है, सेक्सुअल डिसफंक्शन भी, मतलब वो अपने अपने धर्म पत्नी के साथ या अपने पति के साथ भी नहीं उसका इंटीमेट कुछ हो पा रहा है, उसके दोस्त भी चले गए हैं, सोसाइटी में नहीं जा पा रहा है, शादी फंक्शन में नहीं जा पा रहा है, तो धीरे धीरे चीजें मिलकर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये हर्निया के बारे में बताया, तो हो सकता है कि बहुत लोगों को ये भी ना पता हो कि हर्निया होता क्या है। तो अगर आप बहुत ब्रीफ में बता दें कि हर्निया क्या होता है, और कैसे मतलब ये क्यों होता है, मतलब ब्लैडर के पेशेंट्स में, और इसको कैसे ठीक करने के क्या चांसेस होते हैं, क्या तरीके होते हैं। तो हर्निया देखिए, हर्निया जो हर्निया केवल एक मतलब एक कैंसर ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कई बार डिफेक्टिव, मतलब अगर शरीर में कई बार जो हम कहते हैं ना एबनॉर्मल बनावट ही हो गई, या नॉर्मल से हल्क हल्क हटके जैसे बनावट हो गई, जैसे आपने सुना होगा कि कुछ लोगों का हार्ट दाईं तरफ पाया जाता है, हम्म। तो आपने सुना होगा ना, तो ये एक इसको कहते हैं कि नॉर्मल एनाटॉमी हट के एनाटॉमी है। तो कई बार लोगों की खुद की शरीर की एनाटॉमी अबनॉर्मल होती है, इसके कारण उनको हर्निया होता है, कई बार ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशन के रूप में हर्निया होता है। और ये बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि कोई भी सर्जरी पहले डॉक्टर समझाता ही है कि हर्निया की संभावना है। तो हर्निया में क्या होता है, और खासकर जो पेशेंट ओबीज हैं, जिनके अंदर डायबिटीज है, उस सब में हर्निया का रिस्क बहुत है। तो जैसे हमारे कोई भी अंग है वो अपनी निश्चित इस स्थान पे है, जैसे हमारे पेट की आते हैं, वो आंत हम्म। अपनी जगह पे है, उसके ऊपर हमारी हाथ आंत की झिल्लियां हैं, उसके ऊपर फैट आता है, फैट, उसके ऊपर हमारे मसल्स आते हैं जिसको एब्डोमिनल मसल्स कहते हैं, जो कि कई लेयर में होते हैं, जिग जैग आते हैं, कोई ऐसे आता है, ऐसे आता है, फिर सामने से आता है, तब जाके हमारी एब्डोमिनल मसल्स बनती स्ट्रांग बनती है, कितना हमारा टाइट हो जाता है। उसके अलावा उसके बाद उस पे जो हमारी एब्डोमिनल फैट आती है, फिर स्किन स्किन की भी कई सारी लेयर थी, तो वो बन के फिर हमारे एक टाइट कंपार्टमेंट बनाता है कि जो भी ऑर्गन है वो अपनी जगह पे है। इसी तरह हर्निया जो होता है, एक अंडकोश में किसी तरह होगा कि हर्निया हो जाता है, इंग्वाइनल रीजन में हर्निया, तो वैसे वहां पर भी कई सारी लेयर्स होती हैं, जिसमें और एक कैनाल होती है जिसके थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड आता है, और वो फिर हमारे अंडकोश में आके मिलता है, जिससे कि सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो कई बार उस अगर उस जो रास्ता है अंडकोश के जो में जो ब्लड सप्लाई वगैरह आ रहा है, उस रास्ते में अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए तो वहां पर भी
जो नॉर्मल अंग जो वहां नहीं होना चाहिए वो सरक के चला जाता है, उसको ओके। वो हर्निया कहते हैं। मतलब हर्निया का मतलब कि जहां जिस अंग को रहना चाहिए उस अंग की जो दीवार है वो कमजोर हो गई एक तरीके से, और वो अंग उस दीवार को पार करके निकल जा रहा है, तो उसको एक तरीके से हर्निया कहते हैं। मान लीजिए ये ब्लैडर, ये आपके एब्डोमेन की वॉल है और ये कमजोर हो गई ऑपरेशन में, और हम्म। इसके पीछे जो आंत है वो मान लीजिए अगर उस हल्की सी जगह मिली और उसमें से बाहर आ गया, हम्म। तो उसको हर्निया कहते हैं। तो वो हर्निएट हो गया, मतलब कि वो जो चीज बाहर आ गई, इसको ओके। हम हर्निया कहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर्निया कई बार कहता है कि हम जब लेटते हैं तो सही हो जाता है, और जब खड़े होते हैं तो फिर वो बाहर आ जाता है, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है तो आंत बाहर आ जाती है, जब लेटता है तो आंत पीछे की तरफ गिर जाती है, पीठ की तरफ गिर जाती है और वो अंदर हो जाती है। इसी तरह कई लोग कहते हैं कि खांसी करने पे बाहर आ जाता है, खांसी करने नहीं करते हैं या उसके बाद धीरे धीरे अंदर हो जाता है। इसलिए होता है कि जब खांसी करते हैं तो अंदर का प्रेशर बढ़ता है, फिर उसको जगह कम मिलती है, फिर वो बाहर आ जाता है, और फिर वो अपने आप जब अंदर का प्रेशर कम होता है तो वो वापस रहता है। तो इसमें अमूमन लोगों को दिक्कत नहीं होती है, मतलब इसीलिए कई लोग ऐसे रहते हैं एक साल सालों साल। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब वो स्ट्रेंगुलेट हो जाता है, मान लीजिए वो बाहर आया और अंदर नहीं जा पाया किसी कारण से, कि हम्म। होल बहुत छोटा था, ठीक है, आंत बाहर आई, ठीक है, और लेकिन वो इसी में दब के रह गई, तो क्या होता है ये जो चीज बाहर रह गई ना, ये धीरे धीरे नेक्रोज हो जाती है, सड़ जाती है, फिर वो इन्फेक्शन का कॉज हो जाती है। तो ये हम्म। कॉम्प्लिकेशन रहता है। इसीलिए कई बार जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं डॉक्टर बताते हैं, लेकिन कई बार उनको लगता है कि अभी अर्जेंट नहीं है हर्निया का ऑपरेशन करना, ठीक है छोड़ देते हैं, कहते हैं जब अभी आपका पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, जब आप अपना काम वाम करके हो, मतलब आपको जो भी अपनी लाइबिलिटी कर लीजिए, आपको कोई प्रायोरिटी है, आपको घर में शादी करनी है, वो कर लीजिए, जब पैसा होगा साल 1.5 साल बाद आप आ जाइएगा, ऑपरेशन कर देंगे। या फिर उसका कॉम्प्लिकेशन बताते हैं कि अगर ऐसा ऐसा सिम्टम हो तो अर्जेंट में आ जाएगा, नहीं तो आप 6 महीना 1 साल बाद आ जाइएगा। इसलिए ज्यादातर कंडीशन में डॉक्टर भी हड़बड़ी में नहीं रहते ऑपरेशन करने के, और मरीज को भी ये चीज एक्सप्लेन कर दिया जाता है उनके रेड फ्लैग साइन के साथ, कि अगर ऐसा ऐसा होता है, आपको बुखार आता है, आपको आंत एकदम मतलब फंस गई है और वो वापस नहीं जा रही, तो उस कंडीशन में आना होता है। ग्रेट। ये क्योंकि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कई बार जब लोग हमारे पास भी देखिए सही उत्तर नहीं होते, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, तो आपने जितनी आसानी से और जितनी सरलता से जितनी सहजता से समझाया, आई एम श्योर बहुत लोगों को समझ में आया होगा और आएगा। क्योंकि हमारा जो वीडियो है ये हमारे जो चैनल पे जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ब्लैडर कैंसर के मरीज नहीं होते, लेकिन उनको ब्लैडर से जुड़ी और कोई समस्या है। तो अगला सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपसे ये है कि पेशेंट्स जो हमारे ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे हैं, क्योंकि आप तो जैसे मान लीजिए कि कीमोथेरेपी हो गया किसी का, 21 दिन पे आना है या जो भी डिस्टेंस आप डिसाइड करते हैं उस दिन पे आना है, तो उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर ये एक दो तीन चीज़ें हैं, तो हमें जो है वो 21 दिन तक वेट नहीं करना, हमें डॉक्टर साहब के पास पहले जाना है या उनसे कम्युनिकेट करना है। वन। दूसरा, वैसे भी लोग जो हमें अभी सुनेंगे या देखेंगे, जिनको ब्लैडर कैंसर नहीं है, और अगर उन्हें कोई शंका है, कोई संशय है, तो वो क्या वो सिम्टम्स हैं जिनको लेकर उनको सोचना चाहिए कि हमको जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए या एक बार ऑन्कोलॉजिस्ट से एक ओपिनियन लेना चाहिए। देखिए अब चूंकि ब्लैडर का काम पेशाब को रोकना है, पेशाब को इकट्ठा करना है, और फिर पेशाब को जब जब सही जगह पे इंसान हो तो वहां पर जब वो अपना अब उसको लगता है कि अब हमें ब्लैडर खाली करना है, अब हमें पेशाब करना है, उस जगह जाके वो पेशाब कर दे। तो ये मेन चीज होता है। तो इसमें दो बातें हुई, एक तो पेशाब को रोकना आना चाहिए इंसान को, और पेशाब को जहाँ करना है वहां आना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज गड़बड़ी है तो उसको पेशाब से संबंधित उसको सिम्टम आने लगेंगे। इसीलिए इसको लट्स लुट्स लट्स कहते हैं हम लोग, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम। इसमें क्या होता है कि मरीज को कई बार पेशाब इकट्ठा हो गया, उसको पता नहीं चलता है, फूलता जब वो पेशाब कर नहीं पाता है। कई बार पेशाब आता है और जब वो चाहता है तब नहीं हो पाता है। कई बार पेशाब आता है और रुकता नहीं, वो लगातार होता रहता है, ड्रिबलिंग होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं जो, क्योंकि इसमें ब्लैडर जो होता है हमारा ना, ये बहुत ही न्यूरो, मतलब इसका जो कंट्रोल है पूरा नर्वस सिस्टम से ही, और हमारे जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उससे कंट्रोल होता है। तो इसीलिए अगर किसी को रीढ़ की हड्डी की में मान लीजिए कोई ट्रॉमा हो जाए या किसी को लकवा हो जाता है, तो उसका पेशाब का जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है। तो फिर उस कंडीशन में वो मरीज को पता ही नहीं चलता कि पेशाब उसको कब कैसे रोकना है, या उसका कपड़ा गीला और उसको पता नहीं चलता, क्योंकि क्योंकि जो ब्लैडर है उसको पूरा नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल होता है।
और नर्वस और जो इसकी नस होती है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के के जो नीचे वाले हिस्से से ही निकलती है। मान लीजिए किसी को रीढ़ की हड्डी में कमर में के ऊपर यानी कि पीछे की तरफ, जिसको हम कहते हैं डोर्सल वर्टिब्रा या लंबर वर्टिब्रा में, अगर मान लीजिए चोट लगी, चोट मतलब साधारण चोट नहीं, मतलब फ्रैक्चर हो गया या कुछ बहुत ज्यादा डिस्क प्रोलैप्स हो गया या कुछ उसमें पॉट्स स्पाइन हो गया, साधारण चोट से नहीं होती ये सब चीज, ये सब बहुत मतलब गंभीर चोट होती है। ऐसा नहीं कि किसी को पीठ में कुछ किसी कहीं लग गया गिर गया तो वो इसके लिए चिंतित हो जाए। लेकिन रीढ़ की हड्डी का जब बहुत तक कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को लकवा मार जाता है, किसी का रीढ़ की हड्डी ट्यूबरकुलोसिस कारण टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, उस कंडीशन में फिर क्योंकि नस हड्डियों के बीच से जाती है तो उस कारण से नस में डैमेज होता है और उसके कारण से ब्लैडर का कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो कंट्रोल डिपेंड करता है किस लेवल पे चोट लगी उस पे, या तो वो पेशाब इकट्ठा करना बंद कर देता है या तो पेशाब इकट्ठा करके छोड़ नहीं पाता है। ठीक है, ये चीज होती है। तो इसके अलावा चूंकि पुरुषों में एक होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, प्रोस्ट तो वो एकदम ब्लैडर के नेक, जहाँ मतलब ब्लैडर ऐसे मतलब वो डोम शेप होता है, जैसे आप समझ लीजिए कोई गुंबद है उसको आप उल्टा रख दीजिए, ठीक है, तो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके चारों तरफ एक ग्रंथि होती है, उसको प्रोस्टेट कहते हैं। तो वो जो रास्ता रहता है वो पतला रास्ता होता है, जैसे इस तरीके से होता है, मान लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए कि ऊपर बड़ा है और नीचे से आगे पतला हो गया और यहाँ पर प्रोस्टेट है, यहाँ पर मेरी घड़ी, यहाँ पर प्रोस्टेट है, मतलब दोनों हाथ के चारों तरफ घुमा दीजिए, ठीक है। तो अगर प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो ये जो रास्ता है ये बंद हो जाता है दबाव के कारण, तो उस कंडीशन में भी हम्म। मरीज को पेशाब के सिम्टम आते हैं। तो इसीलिए प्रोस्टेट के मरीज में या और ब्लैडर के मरीज में, दोनों में ही ये सिम्टम आते हैं। तो प्रोस्टेट का बीमारी तो जैसे कैंसर, तो हम लोग चूंकि कैंसर की बात करें तो बहुत आते हैं, लेकिन अगर आप जनरल पब्लिक में जाएंगे तो आपको बीपीएच नाम की बीमारी की, प्रोस्टेट बढ़ गया, वो ज्यादा कॉमन होता है। उसमें भी सिम्टम्स ऐसे ही आते हैं कि पेशाब बार बार, रात में मरीज कहता है कि हमें बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, या पेशाब रुक नहीं रही है, या पेशाब लगातार गिर रहा है, या पेशाब को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कॉमन होता है और ये अमूमन जैसे पुरुष एल्डरली होता है, यानी 70 के बाद होता है, तो काफी कॉमन है ये पुरुषों में ये समस्या होना। तो ये तो समस्या। तो उसके अलावा अब पेशाब की थैली का चूंकि कैंसर है, तो उसमें अगर मान लीजिए गांठ है, उससे कुछ खून आ रहा है, तो पेशाब में खून आना या पेशाब में इन्फेक्शन होना, ये सब कॉमन सिम्टम है। या कई बार गांठ बहुत बड़ी होती है तो पेशाब को रोक देती है। या फिर मान लीजिए गांठ ऊपर की तरफ है तो किडनी पे भी असर दिखाती है, तो किडनी भी, मान लीजिए किसी का किडनी भी फेल होने का चांस होता है, लेकिन वो सब थोड़ा लेट स्टेज में होता है। तो अमूमन इसी तरीके से ब्लैडर कैंसर प्रेजेंट करता है। तो प्रेजेंटेशन इसका पहले भी है, और मान लीजिए अगर किसी को ट्रीटमेंट हो चुका है तो बाद में भी इन्हीं सब लक्षण के साथ प्रेजेंट कर सकता है, अगर बीमारी नीचे तक ही सीमित है। अगर कई बार होता है कि रिकरेंस में बीमारी पेशाब की थैली की जगह उसके जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें चला जाता है। तो इस कंडीशन में अमूमन लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि लिम्फ नोड रहता है, बस मरीज को पता चलेगा कि उसको भूख कम हो रही है या वजन कम हो रहा है। तो और फिर अब जब जांच कराते हैं तो फिर पता चलता है कि उनको लिम्फ नोड्स में भी बीमारी फैली हुई या और भी जगह पड़ी। इसीलिए हम लोग जिन भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उन लोगों को हम लोग पीरियोडिकली फॉलो करते हैं, और 3 महीने, 4 महीने, 6 महीना, जैसा कि गाइडलाइन हो उस हिसाब से हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं। अगर मरीज को कोई सिम्टम नहीं भी आ रहा है तब भी कि इसी इन्हीं चीजों के लिए, जो चीज सिम्टम बहुत बाद में प्रेजेंट करते हैं उनको हम पहले पकड़ने के लिए, जैसे जो हमने बताया लिम्फ नोड, क्योंकि और अंदरूनी छोटे छोटे नोट्स होते हैं, एक से जो नॉर्मल होते हैं वो 1 सेंटीमीटर से कम होते हैं, और जब वो 5-6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो जाते हैं तब उनका कुछ मरीज को पता चलता है कि कुछ है जो अंदर गड़बड़ चल रहा है। तो इसलिए ये चीज पीरियोडिक जांच इसीलिए कहते हैं, अगर आपका ट्रीटमेंट हो भी गया तब भी आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना है, जैसे डॉक्टर बता रहे हैं वैसे आते रहना है। और जब जरूरत होती है, जब आपके डॉक्टर बताते हैं, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड करके उसका फॉलो कराना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आज हमने मतलब मोटी मोटी वो बातें करी जो जो सारे पेशेंट्स को या जो भी लोग कंसर्न्ड हैं ब्लैडर कैंसर को लेकर, उनसे उनको जानना चाहिए। हमारे पास अभी नाउ वी ओपन द फ्लोर फॉर द डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं पेशेंट्स के, वो हम ले लेते हैं। एक तो सौरभ सरकार जी का कुछ रिपोर्ट इन्होंने शायद अटैच करी हुई है। सौरभ जी, आपका सवाल क्या है? जस्ट से तब तक दूसरा सवाल लेते हैं विवेक हिस्टोस्कोपी के सर। बाद यूरिन पास करने में काफ़ी दर्द तब हो रहा है जब लास्ट में बंद बूंद निकलता है। ओके।
So during the end of the urination, he's having pain. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? हरीलाल राम जी का ये सवाल है। हरिराम हरिराम हरिलाल जी का तो सिस्टोस्कोपी के बाद यूरिन पास करने में काफी दर्द तब हो तब रहा हो है रहा जब है लास्ट। जब लास्ट में बूंद देखिए, निकलता हाँ, देखिए, कोई भी हम जांच करते हैं तो वो एक इन्वेजिव प्रोसेस होता है, मतलब कि हम शरीर के अंदर कोई चीज जो शरीर की नहीं है उसको डाल रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में ना इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कॉमन रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक जैसे मान लीजिए उसमें दूरबीन डाली जाती है, तो हालांकि डॉक्टर पूरा प्रिकॉशन लेते हैं, उसको स्टेरलाइज करते हैं, ओटी में लेके जाके करते हैं। और जो जो भी कैथेटर डालना है उसको बहुत अच्छे से स्टेरलाइज करते हैं। ओटी का इन्वायरमेंट रहता है, जैसे बड़ा ऑपरेशन होता है उसी वैसा ही माहौल मतलब ओटी का रहता है, उतनी साफ सफाई रखी जाती है। डॉक्टर भी पूरा प्रिकॉशन लेते हैं जो लेना चाहिए उनको, अपना पूरा वॉश होते हैं जिसको कहते हैं, ग्लव्स, उनका गाउन, कैप, सब कुछ रहता है, लेकिन तब भी 100% नहीं हो पाता है। कई बार उसमें पेशेंट के इफेक्ट के फैक्टर होते हैं, जब आपके रास्ते की एनाटॉमी, जैसे मैंने बताया था किसी का हार्ट राइट साइड में होता है, वैसे यूरिन यूरिन की भी एनाटॉमी, यूरिन की पेशाब के रास्ते की भी एनाटॉमी कई बार एबनॉर्मल। मान लीजिए एक पाइप सीधी आ रही है, ठीक है, अगर आप एक मान लीजिए पाइप ऐसे सीधी आ रही है, ठीक है, और एक दूसरे उसमें पाइप है, लेकिन उसकी एक नीचे वाली वॉल में एक हल्का सा ऐसा झूली हुई है नीचे वाली वॉल। तो उसमें क्या होता है कि उसमें पाउच बन जाता है, जिसके कारण कि उसमें यूरिन इकट्ठा हो रहा है, वो निकल नहीं पा रही। ऐसे जो ब्लैडर में भी होता है, डाइवर्टिकुला बन जाता है, जहाँ की मसल कमजोर होती है। तो ये ब्लैडर नॉर्मल ऐसे होना चाहिए, लेकिन डाइवर्टिकुला वॉल कमजोर होने के कारण यहाँ पर एक हल्का सा एक ये चीज अंदर दब गई है, तो वहां पर पेशाब इकट्ठा हो जाती है और बाद में इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये सब नॉर्मल जो एनाटॉमिकल वेरिएशन होती है उसके कारण हो सकता है। और तीसरा चीज है कि कोई इन्फेक्शन, जैसे बताया कि डायबिटीज वगैरह जब पेशेंट को रहता है तो उन सब कंडीशन में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा रहता है। तो उस कंडीशन में अगर दर्द हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको उनको पेशाब की जांच करनी चाहिए इन्फेक्शन के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और कोई ट्रॉमा ना हुआ हो, जो कि अमूमन होता नहीं, लेकिन तभी थोड़ा बहुत, क्योंकि रास्ता बहुत नैरो होता है और डालते तो हो सकता है हल्का फुल्का ट्रॉमा के कारण दर्द हो रहा हो सकता है। तो एक बार इसका जांच करा लेनी चाहिए, पेशाब की जांच, और एक बार अपने डॉक्टर से मिलकर ये चीज जांच करा लें। और चूंकि बता रहे कि लास्ट में क्या लिखा था, लास्ट में हो रहा है, और जब लास्ट में लास्ट उस का समय जब ड्रॉप होता है तब उनको उसमें दर्द होता है। जी। उस समय पेन हो रहा है, तो उसमें कई बार क्या होता है ना कि जो ब्लैडर जब एकदम रिलैक्स करती है ना, तो लास्ट में स्पास्मोडिक पेन होता है, जिसको कहते हैं ना पेड़ों में जब आखिरी की जब पूरा खाली हो जाती है थैली, तो ब्लैडर जब रिलैक्स होता है यानी सिकुड़ता है ना, तो थोड़ी सी स्पास्मोडिक पेन इस मसल के कारण होती है। तो कई मरीजों में ये नॉर्मल भी होता है कई बार कि आपके पेशाब करने के बाद लोगों को बताते हैं कि पेड़ों में दर्द होता है, वो बहुत मोमेंटरी होता है। पता चलता है कि 5-7 सेकंड उन्होंने महसूस किया, हल्का सा मतलब हल्का या मध्यम गति उसका दर्द, और भी नॉर्मल हो जाता है। तो ये भी नॉर्मल चीज भी होती है, लेकिन चूंकि इनका सिस्टोस्कोपी हुई तो इनको जांच करा लेनी चाहिए एक बार अपने डॉक्टर से मिलकर। श्योर। थैंक यू डॉक्टर साहब। पुनीत मिश्रा जी का सवाल है, माय फादर वाज सफरिंग फ्रॉम ब्लैडर कैंसर, डीप मसल इन्वॉल्व, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, एवरी हाफ एन आवर पे यूरिन के लिए जाते हैं, इसके लिए क्या हो सकता है? डॉक्टर ने कीमो के लिए मना किया है क्योंकि हार्ट एंड किडनी की प्रॉब्लम है, रेडिएशन ही एक ऑप्शन है, इनके लिए क्या बेहतर होगा? देखिए देखिए इसमें ना बिना पूरी रिपोर्ट्स के तो कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली इनका क्या रेडिएशन का प्लान है, क्योंकि रेडिएशन भी दो तरीके का होता है ना। एक तो रेडिएशन होता है जो कि पूरा लंबा रेडिएशन चलता है, आप दोनों का कि 15-20 बार कर रहे हैं, 25 बार कर रहे हैं। और एक होता है 1 या 2 दिन का रेडिएशन होता है। तो पहली बात उसमें उसमें से कौन सा रेडिएशन हो रहा है। और दूसरी बात, इनका ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, इन्होंने शायद लिखा नहीं है। डीप मसल इन्वॉल्व है, फ्रीक्वेंट ड्यूरेशन प्रॉब्लम है, थिंक ऑपरेशन नहीं होगा इन्होंने लिखा है। लेकिन देखिए देखिए अगर ऑपरेशन संभव नहीं, क्योंकि डीप डीप मसल इन्वॉल्व है, तो इनको पता हो सकता है नोट्स भी इन्वॉल्व हो। उस कंडीशन में कई बार क्या होता है कि कीमो के लिए पहले भेज देते हैं कि आप कीमो करके बीमारी को थोड़ा कंट्रोल करिए, उसके बाद हम सर्जरी करेंगे या रेडिएशन के बारे में सोचेंगे। लेकिन चूंकि बता रहे हैं कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, और क्या किडनी की और भी प्रॉब्लम कुछ, है। जी। किडनी की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम जो जो कीमोथेरेपी इसमें फर्स्ट लाइन होती है, जैसे जिसको हम लोग सिस्प्लेटिन कहते हैं, उसके लिए इन दोनों अंगों का सही होना
जरूरी है सिस्प्लेटिन देने के लिए, जो कि इफेक्टिव गाइडलाइन है। तो चूंकि अब ऐसा है तो हो सकता है डॉक्टर ने इनको बोला तो ये चीज होगी ही, लेकिन उसका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, मतलब अगर हम वो नहीं दे पा रहे तो कोई और ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि बाकी चीजें फेवर कर रही कि नहीं कर रही हैं। मान लीजिए कि जब बेस्ट चीज नहीं कर पा रहे तो हम सेकंड बेस्ट फिर करते हैं, ठीक है। सेकंड बेस्ट नहीं कर पा रहे तो फिर थर्ड बेस्ट के लिए जाते हैं कि कुछ तो पेशेंट को मिल जाए। तो उस कंडीशन में एक बार इनको अगर फाइल लेके या फाइल नंबर के साथ अगर ओपीडी मिलेंगे तो ज्यादा इनको बेटर गाइड कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि बता रहे हार्ट और किडनी की, तो ये बात सही है कि बहुत सारी कीमोथेरेपी है जो हार्ट या किडनी मरीज को हम लोग नहीं दे पाते, क्योंकि उसमें बहुत सारा दवा होती है जो किडनी के रास्ते निकलती है, या हार्ट पे हार्ट का नॉर्मल होना चाहिए जिससे कि वो अच्छे से शरीर उसको एक्सेप्ट कर पाए। तो ये चीज कंडीशन होती है। अच्छा, इन्होंने इन्होंने ये भी पूछा कि क्या खाना पीना चाहिए। आई थिंक इट्स अ क्वाइट पर्सनलाइज थिंग, लुकिंग एट हिज कंडीशन। तो हम्म। देखिए क्योंकि हाँ किडनी, देखिए किडनी मरीज का अलग खाने पीने का उनका क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन होता है, और हार्ट मरीज के लिए अलग होता है। क्योंकि हार्ट का है तो हो सकता है इनको हार्ट के साथ इनको बीपी वगैरह भी हो, एक क्योंकि हार्ट के साथ अमूमन बीपी हो जाता है लोगों को। और किडनी अपने आप में, क्योंकि किडनी का ही काम सारी गंदगी निकालना है, तो किडनी में तो बहुत ही सारा स्ट्रिंजेंट, बहुत ही फॉलो करना पड़ता है कि पानी कितना पीना है। अगर मान लीजिए वो डिपेंड करता है किस ग्रेड की किडनी ग्रेड पे, तो कितना पानी पीना है, जूस नहीं पीना है, खट्टा चीज नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, ये तो बहुत सी चीजें होती है। तो इसके लिए तो प्रॉपर एक कोई इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चार्ट बन जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिसमें कि इनका कैंसर, किडनी की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम तीनों को इंटीग्रेट करके उसमें फिर एक प्रॉपर डाइट प्लान निकलेगा तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। जी, निशांत कुमार जी का सवाल है कि चंद्रशेखर शाह, एज 75, यूरोथेलियल कैंसर, बीसीजी 80 mg, सुपर सेफ 1.5 ग्राम। सर, यूरोलॉजी वाले डॉक्टर बोल रहे हैं कि 6 डोज के बाद कैंसर डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्या सही ट्रीटमेंट है? देखिए जो बीसीजी दे रहे हैं, बीसीजी ट्रीटमेंट होता है, वो बहुत ही शुरुआती जब बहुत ही शुरुआती बीमारी होती है तो बीसीजी का हम लोग पेशाब के रास्ते से ब्लैडर में देके उसको हम देते हैं। उसमें 6 बार करते हैं, फिर उसके बाद 6 बार, तो उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, और वो 1 साल या तक इलाज चलता है, या 18 महीने तक इलाज चलता है। तो अभी हो सकता है कि इनका हो गया हो, तो एक बार ओपिनियन लेने के लिए हमारे पास भेज रहे हो, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अगर बीमारी से कुछ कंट्रोल में है, तो उस हिसाब से इनको दिया जाएगा। बीसीजी एक ऑप्शन है। अब कि सही दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर दे रहे हैं और आप अच्छी जगह ले रहे होंगे, मुझे उम्मीद है शायद अगर आप टाटा में नहीं ले रहे हो तभी किसी अच्छी जगह बीसीजी ले रहे होंगे। तो ऐसा मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि आपका इलाज पूरा सही तरीके से होगा। बीसीजी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है इसमें। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। कोई और अगर सवाल है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने आज हमें बहुत सारी बातें बताई हैं जो अमूमन लाइक हम नहीं पूछ पाते हैं या बात नहीं हो पाती, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम उन बातों को, उन कॉमन चीज़ों को एड्रेस करें जो यूजुअली जो है हमारे कंसल्टेशन में या फॉलोअप में रह जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल था, और एक जनरल क्वेरी है, लाइक फीमेल में ब्लैडर कैंसर कितना कॉमन है, और क्या फीमेल में भी वही सारे तरीके आप यूज़ करते हैं जो मेल ब्लैडर कैंसर में होते हैं, या कुछ डिफरेंट होता है? देखिए बहुत ही मामूली रिस्क है, मतलब डिफरेंस है। मतलब अगर हम कहेंगे कि मतलब अगर एक महिला को हो रहा है तो 1.2 पुरुष को हो रहा है, यानी कि उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5 महिलाओं को हो रहा है तो 6 पुरुष को हो रहा है। ओके। तो मतलब ऐसा डिफरेंस नहीं कि महिलाओं में कम कुछ होता है। गुने का अंतर है, हाँ कुछ गुने का अंतर, हाँ। ऐसा नहीं। मान लीजिए अगर हमारे पास 11 मरीज आ रहे हैं तो उसमें से 6 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं, मतलब ये ओ, तो मान मतलब लीजिए। काफ़ी ठीक ठाक, ये तो मतलब रेशियो है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये पुरुष की स्पेसिफिक बीमारी है, महिलाओं की स्पेसिफिक, दोनों को ही होता है। ये है कि पुरुषों में थोड़ा सा चूंकि लेटर स्टेज में जाता आते हैं, क्योंकि वो पेशाब प्रोस्टेट वगैरह के बारे में सोचते रहते हैं, तो थोड़ा उनका एडवांस ज्यादा हमने देखा है कि पुरुष ज्यादा एडवांस स्टेज में आते हैं। महिलाओं के साथ ये है कि महिलाएं अगर घर पे अपना मतलब वोकल है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही, तो उनको भी मतलब टाइम पे आ जाती है, ट्रीटमेंट हो जाता है। अब चूंकि पुरुषों का जो पेशाब के रास्ते की, क्योंकि ब्लैडर कैंसर है, और एक प्रोस्टेट जो मैंने बताया प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो पुरुषों में होती है, महिलाओं में नहीं होती है। और थोड़ा सा जो उसके पेशाब को निकालने का रास्ता है महिलाओं में
अलग होता है, मतलब उनका तो छोटा होता है पेशाब का रास्ता, जो मतलब पेशाब जहाँ से शरीर के बाहर निकलता है। और पुरुषों में थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि वो लिंग के थ्रू आता है, तो उसका थोड़ा लंबा होता है। तो यही एनाटॉमिकल डिफरेंस है, जिसके कारण सर्जरी में थोड़ा डिफरेंस आता है। अदरवाइज ट्रीटमेंट पुरुष और फीमेल महिलाओं का सेम है। थोड़ा सा वही यूरिथ्रा के कारण और प्रोस्टेट के कारण सर्जरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके। आई थिंक आज हमारे पास इतने ही सवाल थे। सर विवेक सर, एक दो सवाल है। प्लीज एक प्लीज। कॉमन सवाल है शायद। सर, इलाज के बाद फॉलोअप में क्या ध्यान रखना चाहिए, ऐसा एक पेशेंट ने पूछा है। देखिए, इलाज अगर आपका खत्म हो गया, मतलब एक तो होता है कि आपके एक इलाज का आदमी तो होता है कि कीमोथेरेपी लगवा के गया, तो कीमोथेरेपी के बाद की जो प्रिकॉशंस हैं वो तो उसको लेने ही है। साथ में जो भी रेड फ्लैग साइन बताते हैं कि आपको कीमोथेरेपी लग रही है, तो आपको अगर बुखार होता है, उल्टी होता है, मुंह में छाले होते हैं, लूज मोशन होता है, ये जनरल बात बता रहा हूँ, ऐसा सबके लिए नहीं। तो आपको बताया जाता है कि आप इमरजेंसी में आके मिलें, या फिर आप लोकल डॉक्टर से मिलें, अगर तुरंत की बात है। लेकिन अगर लोकल कंट्रोल नहीं हो रहा है या ज़्यादा गंभीर लग रहा है, तो फिर तुरंत इमरजेंसी में आके मिले। उसके बाद ये तो हो गया अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो दूसरी बात, अगर एक है कि ट्रीटमेंट खत्म, चूंकि आप बोल रहे हैं ट्रीटमेंट के बाद, तो हम ये मान के चले कि उसका पूरा ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है मरीज का। ठीक है, तो पूरा ट्रीटमेंट खत्म क्योर कर देते हैं, तो हम मरीज को कहते हैं कि आप जैसे पहले थे, अब आप वैसे ही हो गए हैं। आप जैसे पहले लाइफ स्टाइल था, आपको वैसे ही करना है। आप जैसे घूमते थे, सुबह टहलते थे, बच्चों के साथ खेलते बात करते थे, अपने घर में नाती पोतों के साथ खेलते बैठते थे, आप जैसे मार्केट जाते थे, जैसे आप साइकिल चलाते थे या स्कूटी चलाते थे या बाइक चलाते थे, वैसा आप करें। कुछ नहीं है, बस ये आपको रखना है कि आप, क्योंकि जो शरीर की लिमिट होती है, थोड़ा बहुत सर्जरी या ट्रीटमेंट, थोड़ा शरीर कमजोर होता है, उसका ध्यान रखते हुए करना है बस। दूसरी चीज, खाने पीने के बारे में, अगर किसी थोड़ा सा फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा कि पानी अच्छे से पीते रहें, कि पेशाब जो भी है वो गंदगी शरीर से निकलता रहे। और अगर पेशाब के में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, इन्फेक्शन हो रहा है या पेशाब बूंद बूंद करके आ रहा है, तो तुरंत उनको संपर्क करना चाहिए। या खून आ रहा है तो तुरंत संपर्क करना चाहिए। क्योंकि कई बार देखा गया कि पेशेंट की किडनी की ब्लैडर के कैंसर के मरीज में किडनी पे भी जो बैक प्रेशर के कारण किडनी खराब होने का रिस्क रहता है। तो अगर टाइम पे आ जाते हैं तो बच जाता है। तीसरा चीज, जिस भी विभाग में रहते हैं वो खुद हम लोग जैसे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जिस जैसी बीमारी होती है, या पेशेंट का जितना कितना पुराना, कितना दिन हो गया है ये ट्रीटमेंट खत्म हुए, उस हिसाब से हम लोग उनको खुद बुलाते हैं, जिसमें हम लोग उनका रूटीन जांच करते हैं। पेशाब की, ब्लैडर कैंसर के केस में पेशाब की जांच करते हैं, और जब जरूरत होता है तो अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन कराते हैं। साथ साथ अगर हमें कुछ डाउट होता है कि पेशाब की रिपोर्ट सही नहीं आ रही, तो फिर हम वापस सर्जन को सिस्टोस्कोपी के लिए भेजते हैं। जी सर, एक्चुअली वही सवाल उसी के साथ जुड़ा हुआ था, आपने उसका जवाब भी दे दिया। सर, दूसरा एक सवाल है छोटा सा, कि जब ट्रीटमेंट के दरमियान या फॉलोअप में जब लगता है कि ट्रीटमेंट कंप्लीट हो रहा है, तो ये जो थोड़ा हल्का फुल्का स्ट्रेस होता है, या ज्यादा सोचते हैं ज्यादातर मरीज, सो ऐसा उसमें कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी चाहिए, या कुछ जैसे जो जैसे बोलते हैं ना, एंजाइटी वगैरह होती है, उसमें कुछ देखिए मेडिसिन वगैरह ले या ना ले, या। देखिए, मेडिसिन एक पार्ट है। देखिए, अगर बहुत एक्यूट है या तुरंत है, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है कुछ समय के लिए। लेकिन उसको ये रखें कि जो बाकी लाइफ स्टाइल चेंजेस है वो ज़्यादा उनके लिए कारगर है, और ज़्यादा समय तक उनको हेल्प करेगा, और उसका साइड इफेक्ट भी कम होगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर मेडिटेशन करता है, योगा करता है, व्यायाम करता है किसी भी फॉर्म में, तो वो उसके लिए अच्छा है। चाहे वो स्वस्थ हो, चाहे वो उसको कैंसर हो, चाहे हार्ट का बीमारी हो, चाहे डायबिटीज हो, वो सबके लिए अच्छा है। तो ये चीज़ तो अडॉप्ट करनी चाहिए। और अगर कोई मेडिकेशन मेडिटेशन कर रहा है, अगर अपना जो शौक है उसको अब उसके बारे में पूरा कर रहा है, तो उसको एंजाइटी स्ट्रेस कम होगा। तो आदमी का जो भी शौक है, उसको उसको ये नहीं समझना चाहिए कि अब हम नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी को गाने सुनने का शौक है, किसी को गाना गाने का शौक है, किसी को किताब पढ़ने का शौक है, किसी को घूमने का शौक है। ठीक है, तो उस शौक को जीवित रखें, जिससे कि जो भी हमारे लाइफ में जो खुशी है वो आती रहे। और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उससे हमारा ध्यान भटका रहे, क्योंकि अगर आदमी कुछ नहीं करेगा तो इसी सब चीजों के बारे में सोचता रहेगा। अगर कोई एक्यूट चीज है, अभी नहीं कर पा रहे, तो शुरुआत में दवा लेने में कोई हर्ज नहीं है। मान लीजिए कोई कह रहा है कि हम सो ही नहीं पा रहे बिल्कुल, या हम बहुत घबराहट होती है, या हमारी रात में एकदम नींद टूट जाती है, हम घबरा जाते हैं, तो उस कंडीशन में दवा लेने में कोई हर्ज नहीं है। अपने डॉक्टर से संपर्क करके उसका दवा ले सकते हैं, अपने साइकेट्रिस्ट या से मिल के उसकी दवा ले सकते हैं। बट साथ साथ ये सब चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग रन में ये सब ज्यादा
काम आएंगे। बिल्कुल सही। और सर एक लास्ट सवाल अभी आखिरी, जो मरीज है वो बोल रहे हैं कि पेशाब लाल रंग की पेशाब आ रही है, लेकिन ब्लड जैसा नहीं है वो। तो ऐसा उनको कभी कभी होता है, शायद उन्होंने थोड़ा डीपली कहा था कि मैं ड्रिंक्स ज्यादा करता हूँ, ये कारण हो सकता है। तो ये सिम्टम्स क्या ब्लैडर रिलेटेड या कुछ उससे? नहीं नहीं, यही मैं कहने वाला था कि देखिए उसमें उनको अपना पूरा लाइफ स्टाइल देखना पड़ेगा कि ऐसे ही वो कोई ऐसी दवा तो नहीं जो खा रहे हैं, क्योंकि कई बार कुछ दवाएं होती हैं जिसके कारण पेशाब लाल हो जाता है। ठीक है, उसको ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है वो खुद से या तो ओवर द काउंटर ले रहा हो, या फिर हो सकता है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो, क्योंकि कुछ दवाएं होती हैं जो कि पेशाब के इन्फेक्शन के लिए दी जाती हैं, या फिर मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस की कुछ दवाएं होती हैं जिसमें कि खाने के बाद पेशाब गुलाबी, लाल या नारंगी हो सकती है। तो एक तो ये कंडीशन। दूसरा चीज जो हमने कहा कि अल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई, मतलब डिस्कस करने के लिए कि अल्कोहल, देखिए अल्कोहल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए अगर किसी को भी कैंसर है, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे कैंसर है जिसमें कि अल्कोहल के कारण रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर किसी को कैंसर है और वो पहले पी रहा था, तो अब ऐसा नहीं कि उसको दोबारा चालू कर दें कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, क्योंकि अपने आप में शराब भी एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन अब चूंकि उनका, अब वो कह रहे हैं कि जब कि पेशाब लाल हो रही है और शराब पीते हैं, तो उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि जब वो पी रहे हैं तभी हो रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा कोई सर ऐसा उनको ऐसा कोई कोई टेस्ट ऐसा वगैरह कोई कोई सुझाव दे सकते हैं आप? ऐसा कुछ लिटरेचर में ऐसा नहीं है कि पेशाब पीने से कि शराब पीने से, सॉरी, शराब पीने से पेशाब लाल होता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। अब वो उसके साथ और क्या खा रहे हैं या कोई और दवा ले रहे हैं, उस चीज का थोड़ा सा उनको थोड़ा सा ध्यान आगे का रखें, और कुछ अपना चार्टिंग करें और अपने डॉक्टर से मिलें और पेशाब की जांच कराएं कि क्या वो जो लाल चीज आ रहा है कोई पिगमेंट है या कोई खून है, ये सब उसका जांच कराना चाहिए उनको। जी जरूर सर। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है काफी सारे सवालों का जवाब आप हमेशा देते आ रहे हो, और बहुत अच्छी तरीके से आप मार्गदर्शन करते हो, उसके लिए हैट्स ऑफ सर टू यू। और आप हमेशा हमारी इस मीटिंग के ओपीडी में टाइम निकाल कर आते हो, उसका आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। और डेफिनेटली हमारे सारी मरीजों को, दोस्तों को, हमारे टीम को इनका फायदा जरूर होता है। लोग कभी कभी हमारा चैनल्स देखते हैं। सो डॉक्टर अखिल शायद हमारे साथ नहीं है जुड़े हुए। डॉक्टर शशांक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? डॉक्टर शशांक हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकली कारण की वजह से शायद वो भी नहीं जुड़ पा रहे। सो हमारे नेक्स्ट मीटिंग के लिए मैं, अगर वो है हमारा ये मीटिंग सुन रहे, तो मैं उनको इनवाइट करूंगा अगले मीटिंग में, आप भी जुड़िए। डॉक्टर सर मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ इस मीटिंग के लिए। आप हमेशा आते और समय देते और सवालों का जवाब देते। हमारी जो सर्वाइवर है फातिमा फातिमा जी, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि कृपया अपने इस ओवरऑल मीटिंग के बारे में, हमारे इस ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप जो मीटिंग है, लिविंग विद ब्लैडर कैंसर एंड कोपिंग विद स्ट्रेटजीज, सो थोड़ा सा एक रिव्यू आप अपना दीजिए, राय दीजिए। फातिमा जी, आई थिंक फातिमा जी भी जुड़ी थी। शी वॉज देयर, मुझे लगता है कि शायद वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। ओके। वेल डॉक्टर अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए। और हम आगे भी आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारी मदद करें, हमारा सहयोग करें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और सभी डॉक्टर्स को, सारे लोगों को जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, सारे स्टेक होल्डर्स, पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। वंस अगेन डॉक्टर अनुज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना कीमती समय निकाल कर आते और हमारे दर्शकों को, पेशेंट को मार्गदर्शन करते। डेफिनेटली उनका, उनको उनके जीवन में बहुत फायदा आप होगा और अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज करेंगे। तो मैं आप आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इतना कंटिन्यूअस आप एक मतलब एक जो पीरियोडिकली जो सेट है उस पे मतलब पीरियोडिक एक चीज होती है, हमने कोई चीज शुरू किया और एक होता है उसको हम स्टिक करके रख रहे हैं, मतलब ये दिखाता है कि आपका डेडिकेशन है इसके लिए, आप लोग अपने जुनून से ये कार्य कर रहे हैं, और मेरी शुभकामनाएं हैं
आप पूरी टीम को ब्लैडर कनेक्ट की, और उम्मीद करता हूँ कि मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ आगे भी। धन्यवाद। थैंक जरूर यू। जरूर सर, और आपका ये थैंक यू और मोटिवेशन हमारे लिए बरकरार रहेगा। और हमारे और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे आने वाले दिनों में। और ये टीम ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप आने वाले दिनों में काफी बड़ा और बेहतरीन होने वाला है, और बहुत मजे आने वाले हैं इस मीटिंग में, और लोगों को इस सपोर्ट डेफिनेटली ग्रुप का बहुत फायदा होने वाला है। डेफिनेटली डेफिनेटली। वंस अगेन दोस्तों, दर्शकों, हमारी आज आज की सिक्स ब्लैडर कैंसर सपोर्ट मीटिंग, जो हमारा आज का विषय था कि लिविंग विद ब्लैडर कैंसर और कोपिंग स्ट्रैटेजीज। तो जिन्होंने जैसे हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं, अरविंद जी, अंतिमा जी, उन्होंने इस मीटिंग जोड़ने के लिए, मैं अरेंज करने के लिए बहुत बहुत सपोर्ट किया। विवेक सर, आज कुछ टेक्निकली वजह से मैं भी देर से जुड़ पाया, तो विवेक सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सारी टीम, सुचित मिश्रा जी, जो ये मीटिंग अरेंज करने में काफी उनका योगदान रहता है। तो दोस्तों, इसी तरह से हर महीने हमें जुड़ना है, हमारे इस ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप को बहुत बड़ा करना है, और इससे काफी लोगों को फायदा होगा, और पेशेंट की काफी परेशानियां कम करने में हमारी कोशिश रहेगी। तो वंस अगेन मैं सभी हमारे जो डॉक्टर, डॉक्टर अनुज, डॉक्टर अखिल, हमारी जो कैंसर सर्वाइवर फातिमा जी, विवेक सर, उन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और नेक्स्ट मीटिंग जो हमारी, याद रखिए, हमारी ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग जो है हर बुधवार को, हर महीने के पहले बुधवार में होती है, और तो सभी को जुड़ना है और इस मीटिंग को, इस ग्रुप को बढ़ावा देना है। वंस आगे थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक संदीप। यस, एंड थैंक्स संदीप। बाय बाय। बाय अंतिमा। बाय बाय। बाय अरविंद। सी यू। बाय। बाय अंतिमा जी, बाय अरविंद, बाय प्रशांत।